सीरिया में तख्ता पलट हो चुका है और इस बीच इजराइल ने ऑपरेशन न्यू ईस्ट शुरू कर दिया है। आप सोच रहे होंगे कि सीरिया में तख्ता पलट हुआ, ऐसे में इजराइल क्यों एक्टिव हो गया है? यही बताने वाले हैं आपको, क्योंकि इजराइल के लिए एक तरह से सीरिया में तख्ता पलट होना बहुत बड़ी जीत है और इसकी पटकथा बहुत पहले लिखी गई थी। ये यूं ही नहीं हुआ है, ये अमेरिका और इजराइल की प्लानिंग के तहत हुआ है कि जो असद को वापस रशिया जाना पड़ा है। यहाँ अमेरिका ने अपना प्रभुत्व रशिया के ऊपर भी दिखाया है और इजराइल को भी एक तरह का पुश मिला है मिडिल ईस्ट में। अब आपको यही समझाने जा रहे हैं कि मुमकिन कैसे हो पाया है, क्या प्लान ऑफ एक्शन था, कैसे अब यहाँ इजराइल और मजबूत होने की बात कर रहा है, ऑपरेशन न्यू ईस्ट चलाने की बात कर रहा है। चलिए सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं आपको तस्वीर दिखाने के साथ, क्योंकि एक बफर जोन बना हुआ है सीरिया और इजराइल के बीच, क्योंकि सीमाएं लगी हुई हैं और ऐसे में सीरिया से ही कई जो प्रॉक्सीज थे वो एक्टिव थे, वहां पर हमले इजराइल करता था और अभी भी ये हमले लगातार जारी है। और अब तो ग्राउंड ऑपरेशन यहाँ इजराइल ने शुरू कर दिया है। सीरिया से जो लगी हुई सीमा है उसमें बफर जोन से आगे बढ़ते आईडीएफ फोर्सेस दिखाई दे रही हैं। तस्वीर हम आपको ये टैंक की दिखा रहे हैं। बफर जोन में अब कब्जा कर लिया इजराइल ने। सीरिया में 14 किलोमीटर, सुनिएगा 14 किलोमीटर अंदर घुस चुकी है सेना और अपने आप में बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल अब यह समझ गया है कि वो मौका है जहां वो आगे बढ़ सकता है। सीरिया प्रॉक्सीज जहां से ईरान के यहाँ से अटैक किया करते थे, अब वही सीरिया एकदम तहस नहस हो गया और इजराइल आगे बढ़ रहा है। जरा आपको समझाते हैं कि इजराइल एक्शन मोड में क्यों आया और कैसे आया। असद सरकार के पतन के बाद एक्शन में है इजराइल। हमने आपको दिखाया कैसे ग्राउंड फोर्सेस यहां पर एक्ट कर रही हैं। गोलन हाइट्स के पास सीरियाई इलाकों में सेना भेज दी गई है। इस तैनाती को अपनी सुरक्षा के लिए इजराइल ने जरूरी बताया, ग्लोबली ये बात कही है। इजराइल के इस ऑपरेशन का पूरा फोकस देखिए 3 इलाकों पर है, कुनेत्रा, नवा और दारा। ये 3 इलाके हैं जिस पर पूरा फोकस है। इजराइल ने सीरिया में करीब 100 से ज्यादा हमले किए हैं और लगातार अपने हमले के दायरे को भी इजराइल रणनीतिगत तरीके से बढ़ाता जा रहा है, क्योंकि अपना प्रभुत्व इस इलाके में मिडिल ईस्ट में इजराइल स्टैब्लिश कर चुका है और पूरी तरह से यहाँ उस प्लान पर काम करता दिखाई दे रहा है। और आपको समझाते हैं, इजराइल के इस एक्शन के बीच कहीं ना कहीं ईरान बहुत कमजोर पड़ गया है, क्योंकि ईरान के लिए सीरिया वो लिंक था जहां पर वो अपने प्रॉक्सीज भेजकर इजराइल पर हमले करवाता था और यहाँ वो प्लान अब बुरी तरह से डीएक्टिवेट हो गया, क्योंकि सीरिया विद्रोहियों का हो चुका है। अब उतनी चल नहीं पाएगी ईरान की। चलिए आपके सामने जरा जानकारी रखते हैं कि कैसे हम ये कह रहे हैं, क्यों ये कह रहे हैं। ईरान शिया शासकों का समर्थक रहा है हमेशा से, हिजबुल्ला और हूती को मदद करता रहा है। कैसे करता रहा है आपने देखा है, और सीरिया के जरिए ही हिजबुल्ला को हथियार देता रहा है ईरान। हिजबुल्ला विद्रोही गुटों से टकराता था और इजराइल ने हिजबुल्ला की कमर कैसे तोड़ी है किसी से छुपा नहीं है। हमास की, हिजबुल्ला की, दोनों की कमर तोड़ दी है इजराइल ने, जिसके बाद से सीरिया के विद्रोही गुट हावी हो गए और ईरान सीरिया की सीधी मदद अब ऐसे में नहीं कर सकता और ना ही अपने प्रॉक्सीज, ना ही अपने लोगों को भेज सकता है सीरिया। चलिए जरा आपको समझाते हैं, अब जरा आपको ये समझाते हैं कि कैसे ये जो प्लान एक्टिव हुआ इजराइल के लिए, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, ये कितना ज्यादा पॉजिटिव रहा है, कितना मजबूत रहा है। चलिए जल्दी से आपके सामने जानकारी हम रख रहे हैं, आपको जरा बताते हैं। आपके लिए समझना जरूरी, जरा ये मैप देखिएगा, ये आप मैप देख रहे हैं, यहाँ आपको पोजीशनिंग समझ में आ रही होगी। पोजीशनिंग, ईरान इधर है, बीच में इराक है, ईरान और इराक में साठगांठ है, यहाँ से सारी चीजें आगे जाती हैं। बीच में एक आता है सीरिया। इसी सीरिया में पहले प्रॉक्सीज जो रहते थे वो ईरान से वाया इराक जो भी हथियार आते थे, जो भी इनके प्रॉक्सी वॉर करने वाले सोल्जर्स आते थे, उन्हें लेबनान भेजता था, हिजबुल्ला को हथियार पहुंच जाते थे। इस बीच आपको गाजा में कैसे हमास को मदद भेजनी है, ये भी सीरिया वाया सीरिया ही होता था, वाया लेबनान ही होता था। लेकिन अब सीरिया यहाँ पर पहुंच से बाहर हो गया ईरान के, तो क्या होगा? ये होगा कि ईरान को वो हथियार भेजने में दिक्कत आएगी। हिजबुल्ला के पास हथियार नहीं पहुंचेंगे, हमास तो लगभग खत्म हो ही चुका है, यूती भी कैसे अब धराशायी हो गया है। तो ऐसे में सीरिया का गायब होना अपने आप में बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर रहा है, लेकिन इजराइल को उतनी ही मजबूती दे रहा है। ऑपरेशन न्यू ईस्ट ये जो इजराइल चला रहा है, इससे क्या हो रहा है? लगातार हथियारों के डिपो को इजराइल निशाना बना रहा है। आपके सामने हम ये जानकारी रख रहे हैं। इजराइल को लगता है कि इसी इलाके से वेस्ट बैंक को मदद दी गई है, जहां पर
जिस तरह के हालात बन रहे थे आप जानते हैं। और साउथ लेबनान में भी हथियारों की सप्लाई यहीं से की जाती है। इस इलाके में ना तो इजराइल का सर्वेलांस था, ना इजराइल पता कर पाता था, लेकिन अब इजराइल आगे बढ़ रहा है। इस इलाके में कार्रवाई करना भी इजराइल के लिए मुश्किल हुआ करता था एक समय में। इजराइल का मकसद ईरान समर्थित समूहों को कमजोर करना है, और ये समूह पहले ही कमजोर हो गए जब सीरिया में अब विद्रोहियों का हक हो गया है, असद की सरकार नहीं है। दूसरा मकसद क्या है इजराइल का इस तरह से बॉम्बिंग करने का? इस क्षेत्र में सुरक्षा को सुनिश्चित करना, इजराइल के लिए कोई थ्रेट ना क्रिएट हो, ये सुनिश्चित करना। और इसी के बाद इजराइल ने अपना नया ऑपरेशन न्यू ईस्ट शुरू कर दिया है। इस न्यू ईस्ट ऑपरेशन की शुरुआत के बाद कहीं ना कहीं थोड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। और जरा आपको अमेरिका का वो लेटर दिखाते हैं, सेंट्रल कमांड का वो लेटर जो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये देखिए, ये आप जो लेटर देख रहे हैं इसमें बकायदा मेंशन्ड है कि कैसे एयर स्ट्राइक्स की जा रही हैं आईएसएस कैंप्स पे, और जो सीरिया में ऑपरेटिव्स हैं उन पर। ये अमेरिका का वो कमांड लेटर है, सेंट्रल कमांड लेटर, जो अपने आप में कहानी कह रहा है कि अमेरिका कैसे यहाँ पर पुश दे रहा है। ये आप देखिए, इजराइल को पुश देता दिखाई दे रहा है। जरा आपको बताते हैं इस जो कमांड लेटर में क्या लिखा है, आप पहले ये समझिए। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है, ये कमांड लेटर, जिसमें जानकारी दी है सीरिया में मौजूद आईएसएस के ठिकानों पर दर्जनों एयर स्ट्राइक की गई है, ये मेंशन किया गया है। अमेरिकी एयरफोर्स के B-52 स्ट्रेट फोर्ट्रेस बॉम्बर ने यहाँ पर बम बरसाए हैं, इलाकों को टारगेट किया है। F-15 स्ट्राइक ईगल्स, A-10 थंडरबोल्ट फाइटर जेट ने यहाँ पर हमले किए हैं, और इन हमलों का बड़ा मकसद भी है। हमलों का मकसद ये है कि कैसे सेंट्रल सीरिया में जो इस्लामिक स्टेट के नेता हैं, लड़ाके हैं, उनको यहाँ न्यूट्रलाइज किया गया है। चलिए जरा आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं, एक और तस्वीर दिखाते हैं जो आपको और हालात समझाने में मदद करेंगे, क्योंकि दमिश्क में बंकर मिला है। बंकर किस लिए बनाया गया था ये सवाल है, लेकिन तस्वीर देखिए। मोहर असद का अंडरग्राउंड ये बंकर है जहां पर शायद वो भागने की तैयारी थी, और सकता है इसी से जब वो गए हैं, जब वो फ्लाई करके रशिया गए हैं तो वहां पहुंचे। अब दूसरी तस्वीर देखिए, सीरिया बॉर्डर पे ये आप लोगों की जो भीड़ देख रहे हैं, ये तुर्की में लोग थे जब ऐसे विद्रोही हमले हो रहे थे, सब कुछ खराब था, असद सरकार पे दमन का आरोप था, उस दौरान ये लोग छोड़ के चले गए थे। अब ये वापस आ रहे हैं, शरणार्थी कैंप छोड़कर सीरिया लौट रहे हैं, वो अपने देश लौट रहे हैं। ऐसे में ये समझ लीजिए कि इन्हें असद का बिल्कुल भी कहीं असद का उन्हें भरोसा नहीं था, ऐसा लगा, और अब उन्हें भरोसा है, विद्रोहियों पर भरोसा है। ये अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन तख्ता पलट की जो पूरी कहानी है वो हम अब आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, 27 नवंबर का वो दिन था जब एसटीएस ने एलेप्पो में बड़ा ऑपरेशन शुरू किया। वहां से शुरुआत हुई और विरोधी समूह एलेप्पो के 1 किलोमीटर अंदर घुस गया 28 तारीख को, अगले ही दिन। रणनीतिक रूप से जरूरी सार्किब जिले पर नियंत्रण कर लिया गया 29 तारीख को। और 30 तारीख को क्या होता है कि मरात अल नुमान खान शायखुन जारजान जिले पर नियंत्रण कर लिया जाता है, यानी सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़ते गए। 1 तारीख को अमेरिकी समर्थित सीरियाई फ्री आर्मी ने 2 जिलों पर हमला शुरू किया, और 2 तारीख को हामा प्रांत में शासन बलों से 16 और आवासीय क्षेत्रों पर कब्जा हासिल कर लिया इन विद्रोहियों ने। पीकेके वाईपीजी ने असद शासन बलों ईरानी समूहों को हटाने के लिए 3 तारीख को हमला किया, और सशस्त्र शासन विरोधी समूहों ने 20 और गांवों पर 4 तारीख को नियंत्रण कर लिया। और इसी के साथ असद का जो पूरा एक वंश था, जो करीब 53 साल से यहाँ राज कर रहा था, यहाँ सब कुछ संभाल रहा था, उसको हटाकर एसटीएस अब सत्ता में आ चुका है। कैसे आगे की सरकार चलती, इस पर सारे लोगों की निगाहें टिकी हैं। इस पर क्या होगा ये हम आपको आगे बताएंगे।